नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एलपी साइको टेस्ट में आप सभी को पता है कि टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट जो डायरेक्शन फॉलोइंग टेस्ट के तहत आपको पूछे जाने हैं, आज हम लोग उसके हार्ड क्वेश्चन। देखिए हार्ड क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 5, 6 कंसेप्ट को यानी कि 3-4 कंडीशन को एक सवाल में ही जोड़ करके आपसे पूछ लिया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हम लोगों ने टेबल टेस्ट को पूरे अच्छे से, क्लॉक टेस्ट को पूरे अच्छे से, ब्रिक टेस्ट आपका पूरा अच्छे से, कल आपका हिडन जो क्यूब आपको फाइंड आउट करना उसका पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये दोनों, क्योंकि देखिए उसके बाद आपने चाहे नंबर को फिगर से रिप्लेसमेंट करनी हो या ट्रैक मेमोरी वाली जो टेस्ट है वो बहुत टिपिकल नहीं है। उसमें आपके पेपर क्वालिफाई हो रहे होंगे, उसमें आपको केवल मार्क्स 80% से 90 करने होंगे, किन्हीं की 60 आ रहे तो 70 करने हो, कोई वहां पे फेल नहीं होंगे। लेकिन ये जो दो टेस्ट है यहीं पर स्टूडेंट लैक करते हैं और डिसक्वालीफाई हो भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये है कि इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना होगा। दूसरा, ब्रिक टेस्ट का आप सेकेंड वाला वीडियो जरूर से देखिएगा। उसके बाद मैंने टाइटल में और मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। साइको की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना भी दी गई है। मैं आपको दिखा भी दूं एक चीज कि जो मैंने क्लॉक टेस्ट वगैरह जो भी चीजें कराई, देखिए जैसे कि टेबल टेस्ट, सॉरी यहाँ पे हमने क्लॉक टेस्ट किया, तो क्लॉक टेस्ट का जितना भी कंडीशन है, जैसे कि मैंने एक कंडीशन पढ़ लिया भाई, अब उस कंडीशन को हमने एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया। फिर ये दूसरा कंडीशन लिया, उसको हमने एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया। सब चीज डायरेक्शन में लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा या फिर बिना आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन किए हुए पहले लिखा हुआ शब्द रहेगा तो इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज समझना है। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, ये सारी चीजें उसी प्रकार आप टेबल टेस्ट में भी देख सकते हैं सारा। जैसे कि इसमें मैंने पूरा डायगोनल का जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है, विकर्ण के संबंधित जितने क्वेश्चन है, मैंने एक एक कंडीशन को एक एक एग्जांपल, जैसे ये कंडीशन था उसके कंसेप्ट को मैंने एक एग्जांपल के साथ समझा। इस प्रकार से पूरा ये पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद एक तो हिडन क्यूब का कंसेप्ट मैं दे दूंगा, और जो हिडन ब्रिक्स है ये सब जो आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, इसका मैं पूरा प्रैक्टिस सेशन ला रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो आपने देख लिए, जो जो देख लिए उनका तो कंसेप्ट क्लियर, अब ये सारे क्वेश्चन उनसे बन रहे हैं, लेकिन जिनका अभी दिक्कत है उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और जिनको वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर करिएगा दोस्तों तक और लाइक करिएगा। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि प्रश्न का उत्तर ए होगा, बोल दिया गया है कि उत्तर ए होगा यदि तालिका में टेबल में दो समान अक्षर के बीच एक अक्षर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, दो समान अक्षर, जैसे कि ये दो समान अक्षर हो गए और इसके कोई एक बीच अक्षर होंगे, या ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है ना। देखिए समान अक्षर हो गए और उसके बीच एक अक्षर होना चाहिए। अगर ऐसा है, दो समान अक्षर के बीच एक अक्षर दिखाई देता है तो उत्तर ए होगा। यदि ऐसी दो स्थितियां आ जाएं, यानी कि टेबल में ऐसा अगर दो स्थिति बन जाएगा तो आपको उत्तर बी देना है, और यदि ऐसी तीन स्थितियां हो जाएगी तो आपको उत्तर क्या देना होगा, सी देना होगा। तो चलिए टेबल में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसी सिचुएशन बनती है, कैसी सिचुएशन नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम लोग रो 1 में चेकआउट करते हैं। यहाँ आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो डी और डी, देखिए दो समान अक्षर तो मिल गए लेकिन बीच में कोई अक्षर है नहीं है, तो चलिए यहाँ पे तो नहीं मिला। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे भाई यहाँ पे तो नहीं है। फिर यहाँ पे आगे बढ़िएगा बी ए सी डी ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ ए है और यहाँ ए है, लेकिन बीच में दो अक्षर आ गया, यानी ये भी काम में नहीं आया। फिर आगे बढ़िएगा रो 3 में, यहाँ पे देखिएगा तो भाई यहाँ पे समान अक्षर तो मिला है, बी और बी, बीच में कोई अक्षर नहीं है, सी और सी, बीच में कोई अक्षर नहीं है। भाई आपने एक चीज मिस कर दिया आपने। देखिए क्या मिस किए हैं, पहला ही पंक्ति में अगर आपने ध्यान दिया होता तो डी और डी तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इस डी के बाद देखिएगा बीच में एक अक्षर और फिर बाद में डी है, यानी डी और डी बीच में एक। यही तो बोला गया था कि यदि तालिका में दो समान अक्षर के बीच एक अक्षर दिख गया है, अगर ऐसा कोई भी और सिचुएशन नहीं बनेगा, बस एक ही सिचुएशन बनता तो आंसर ए हो जाएगा। तो भाई इसमें तो कोई भी नहीं बना, इसमें कोई नहीं बना, इसमें देखिए तो ए बी डी ई सी, इसमें भी कोई नहीं, दो समान अक्षर। इसमें आइए यहाँ सी, यहाँ पे सी और एक बीच में अक्षर में, यानी कि दूसरा सिचुएशन ऐसा बन गया। फिर आगे बढ़िए, यहाँ ई है और यहाँ भी ई था, देखिए बीच में एक अक्षर आ गया, यानी तीन सिचुएशन बन चुका है।
ऐसी 3 स्थितियां बन गई है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी में अगर नंबर में रहेगा तो सी को हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब मैंने बता रखा थ्योरेटिकल क्लास में। देखिए पूरा टेबल टेस्ट का मैं कंसेप्ट यहाँ पे आपका रिवाइज कर दूंगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन अक्षरों का पता लगाना है जिनके पंक्ति और कॉलम एक समान है। यानी आप अक्षर का पता कैसे लगाएंगे, जिनका पंक्ति यानी कि रो और कॉलम एक समान है। तो रो और कॉलम देखिए अंक एक समान हो, यानी रो वन और कॉलम वन। तो रो 1 ये हो गया, कॉलम 1 ये अक्षर हो गया आपका, ठीक। उसके बाद रो 2 कॉलम 2। तो देखिए रो का ये नंबर 2 है, कॉलम का भी नंबर 2 है। तो देखिए पंक्ति और कॉलम का अंक समान हो गया। रो 3 कॉलम 3, रो 4 कॉलम 4, रो 5 कॉलम 5, हो गया ना, नंबर समान है। तो भाई अगर देखिएगा तो रो 2 कॉलम 2 यानी ये वाला लेटर हो गया, रो 3 कॉलम 3 यानी ये वाला अक्षर हो गया, रो 4 कॉलम 4 ये वाला अक्षर हो गया, रो 5 कॉलम 5। यानी भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा भाई अक्षर की बात की जा रही है, टेबल की, ये विकर्ण की बात की जा रही है। लेकिन इस अक्षर में, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसको और 2 तरीके से पूछा जा सकता था। कैसे, तो देखिए बोल देता कॉलम 1 का विकर्ण, तो कॉलम 1 का विकर्ण क्या होता, यही होता कॉलम 1 का विकर्ण का अक्षर। या बोल देता रो 1 का विकर्ण का अक्षर, तो भी यही होता। तो ये 3 तरीके से ये सवाल को पूछता। चलिए अभी आपको अक्षर मिल गया है, मैं अक्षर दिखा दे रहा हूँ। सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ई हो गया। यानी अक्षर अगर आप देखेंगे तो सी है, ई है और आपका बी है, यही है ना भाई। देखिए सी है, ई है, बी, फिर ई है, यही 3 अक्षर है, ठीक है भाई। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में। तालिका में देखिए कि उन अक्षरों में से किसकी आवृत्ति उच्चतम है। आवृत्ति उच्चतम मतलब कितना अधिक बार वो लेटर आया है। तो भाई सी को चलिए देखते हैं कितने बार आया टेबल में। तो रो 1 में देखिएगा तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 बार सी हो गया। यहाँ पे सी नहीं है रो 2 में, यहाँ रो 3 में भी सी नहीं है, रो 4 में एक बार सी मिल गया, 3, और यहाँ पे 1 4, यानी सी कितने बार रिपीटेशन है, 4 बार रिपीटेशन है भाई। चलिए सी को यहाँ से हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ई की बारी है ना, ई को चलिए देखते हैं। तो पहला कॉलम में ई देखेंगे तो हमें ई मिलेगा, पहला रो में ई मिल गया हमें, ठीक है, 1 बार। अगर रो 2 में देखिएगा तो 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 हो गया है अभी तक टेबल में। एक यहाँ पे मिल गया 4, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ई है, और एक यहाँ पे भी ई है। तो कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी ई का रिपीटेशन 6। मुझे लगता है इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। बाकी अभी एक बी भी बचा हुआ, तो चलिए बी को भी चेकआउट कर लीजिए कि इस टेबल पे बी कितना बार आया है। तो बी को अगर यहाँ देखिएगा रो 1 में तो 1 बार बी आया भाई, यहाँ पे रो 2 में देखिएगा तो 1 बार यहाँ पे भी आया, यानी 2 बार अभी तक आ चुका है। यहाँ 3, यहाँ 4, वाह जी वाह, 4 बार आ चुका है बी। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी आ गया 5, अच्छा यहाँ पे नहीं है, यानी बी का रिपीटेशन 5। तो मैक्सिमम किसकी आवृत्ति हो गई, 6, यानी कि ई की हो गई भाई यहाँ पे सही उत्तर। ई कितने बार आया, 6 बार आया। तो और ई का नंबरिंग क्या होता है, 5 होता है। तो भाई ई होगा ऑप्शन में या 5 होगा, 5 समझ रहे ना। ए का नंबरिंग 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। भाई देख लीजिएगा वो थ्योरेटिकल क्लास बहुत शानदार वे में, 1 घंटा लगेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन है, यही टेबल का। दोनों विकर्ण के अक्षर को छोड़ दीजिए। चलिए ये एक विकर्ण है और इस टेबल पे दूसरा कौन सा विकर्ण है दोस्त, तो दूसरा ये आपका विकर्ण है। अब ये दोनों विकर्ण के अक्षर को छोड़ देना है और बोला क्या गया है, 4 त्रिभुज बनाने हैं। तो देखिए 4 त्रिभुज हम बनाते हैं, 1 मिनट, देखिए 4 त्रिभुज मैं बनाता हूं। ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, और ये हो गया आपका चौथा त्रिभुज। 4 त्रिभुज बन गया ना, बन गया। सभी त्रिभुजों में किस अक्षर की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी का देखते हैं। तो बी यहाँ 1 बार है, यहाँ पे 2 हो गया। इस ट्राइंगल में अगर देखिएगा तो यहाँ पे बी नहीं मिलेगा, इस ट्राइंगल में भी बी नहीं मिलेगा, इस ट्राइंगल में बी 1 बार मिलेगा, 3, यानी कि बी का रिपीटेशन कितने बार आया सर, 3 बार। तो चलिए बी को यहाँ से हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। बी का काम हो गया है। अब हम लोग देखेंगे ई क्या, बी का हो गया है। अब हम लोग देखेंगे ई के बारे में। तो ई इस ट्राइंगल में कितना है, ई 1 है यहाँ पे, है ना। इस ट्राइंगल में ई 1 बार यहाँ पे है, 2 हो गया ई का काउंटिंग। इस ट्राइंगल में ई तो है ही नहीं भाई, और इस ट्राइंगल में ई देखिएगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 ये ई है, 1 ये ई है, और 1 यहाँ पे ई है, यानी ई का भी रिपीटेशन यहाँ पे 3 बार हो गया। तो चलिए ई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने देख लिया है। चलिए यहाँ पे ट्राइंगल बना कर रखना है इस प्रकार से, क्योंकि आपने देख लिया कि बी भी 3 बार है और ई भी 3 बार है। तो चलिए
ई हो गया आपका चेक। अब चेक करेंगे हम लोग डी को। तो डी इस ट्राइंगल में कितनी बार है भाई? डी इस ट्राइंगल में एक बार है। इस ट्राइंगल में डी यहाँ पे दूसरा हो गया। इस ट्राइंगल में 3, यहाँ पे 4, तो यानी कि डी का रिपीटेशन 4 बार हो गया भाई। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे डी हमने इसमें तो हो गया ना, बी देख लिए, ई देख लिए, बी देख लिए, डी देख लिए, ई भी देख लिए हैं, डी देख लिए हैं, सी नहीं देखे। तो सी देखिए, इस ट्राइंगल में सी एक भी नहीं है, इस ट्राइंगल में सी 2 बार है, इसमें एक भी इस ट्राइंगल में सी नहीं। यहाँ पे सी का रिपीटेशन 3 बार है। सी हो गया। बाकी ए का देख लीजिए, तो ए यहाँ पे एक भी नहीं है, ए यहाँ एक भी नहीं है, ए यहाँ मात्र एक बार है और यहाँ एक बार, यानी ए का रिपीटेशन 2 बार है। तो मैक्सिमम किसका आया है? डी का 4 बार रिपीटेशन हुआ, यानी कि जो 4 त्रिभुज है उसमें सबसे ज्यादा बार जो रिपीटेशन हुआ है डी का। डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 अंक से। ठीक है भाई। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत शानदार चौथा क्वेश्चन भी है, देखिएगा। उस कॉलम का चयन करें जिसमें ए नहीं है। ए है, ए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी आपने कॉलम को चयन कर लिया है कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 3 आपका चयन हो चुका है दोस्त। चलिए भाई ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। और बोला गया कि जिसमें ए नहीं है, नीचे की अंतिम अक्षर तक जाए। चलिए नीचे अंतिम अक्षर तक चलते हैं। यहाँ से हम कॉलम 3 से हम लोग नीचे से अंतिम अक्षर तक हम लोग ई के पास आ गए। ठीक है, बाईं और अंतिम अक्षर पे जाएं, बाईं और अंतिम अक्षर पे जाएं। चलिए बाईं और हम लोग अंतिम अक्षर यहाँ पे आ गए हैं। फिर नीचे से ऊपर की और एक चीज को ध्यान रखिए, नीचे का जो अक्षर है से यहाँ वर्ड कीजिए, यानी कि यहीं से काउंट स्टार्ट करना है। नीचे से ऊपर की ओर कहाँ जाना? तीसरे अक्षर तक। तो ये पहला अक्षर यही हो गया ए, ये दूसरा अक्षर ऊपर हो गया, ये तीसरा अक्षर ये ऊपर हो गया। ई तक हम आ चुके हैं। आगे पढ़िए, तीसरे अक्षर तक जाएं। ठीक है, फिर दाईं और अंतिम अक्षर तक जाएं। चलिए दाईं और आप अंतिम अक्षर तक यहाँ पे आ गए, ए के पास आ गए। ठीक है साहब, अंतिम अक्षर तक आ गए। फिर बोला गया नीचे की तरफ अंतिम अक्षर तक जाए, फिर नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे से अंतिम अक्षर ई के पास आप आ गए। अब बोला क्या गया है, यदि प्रारंभिक और अंतिम अक्षरों को शामिल नहीं किया जाता, प्रारंभिक यानी कि ये ई को नहीं शामिल करना है, सॉरी सी और ई को, ये आपका प्रारंभिक और अंतिम ई है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो पथ में किस अक्षर की आवृत्ति अधिकतम है? ये सब जब आवृत्ति पूछ लेता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए भाई देखते हैं, हम लोग को सी और ई को छोड़ करके ई से स्टार्ट करना होगा, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करना। तो ई यहाँ से अगर देखेंगे तो एक बार यहाँ पे ई है, यहाँ पर ई 2 बार आ गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया ई, और यानी कि ई की रिपीटेशन कितनी बार हुई है सर? 3 बार हुई है। अब चलिए बी का देखें तो यहाँ पे बी एक बार आया है, फिर यहाँ बी 2 बार, फिर इधर ही चलेंगे तो बी एक बार और आ जाएगा 3, यानी कि बी का रिपीटेशन 3। बिल्कुल ऐसे आके फिर यहाँ से गुजर रहा है ना, तो बी 2 बार आया यहाँ पे और एक ये भी हो गया 3। बी के बाद सी का देखिए तो यहाँ से तो इसको काउंट करना नहीं है, तो यहाँ से काउंट करते चलेंगे। सी एक हो गया, ये सी, फिर आइए इधर 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 आते चलेंगे, यही रास्ता से चलना है आपको। ठीक है, सी यहाँ पे कहीं नहीं है, यानी कि सी कितने बार आया है दोस्त? सी आपका एक बार आया है। ई आपने देख लिया। डी को देखिए, डी एक बार यहाँ है, डी यहाँ 2 बार हो गया, फिर यहाँ ये 3 बार, डी यहाँ पे, डी आपका सबसे अधिक बार है अभी तक 4। अब ए आपको देखना होगा, ए एक बार यहाँ आया है, इसके बाद ए यहाँ पे आया, ए कितना बार आया? 2 बार, यानी मैक्सिमम बार कौन आ गया है? डी आया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई तकलीफ, डी को हम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या बोला गया है? स्तंभ 1 के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ 1 है भाई, ये हो गया स्तंभ 1 के नीचे चौथा अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। अच्छा ये पता है ना, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, मैंने नहीं लिखा, ये रो 1, रो 2, रो 3, ये रो 4 है, ये रो 5 है। ये सब मैंने करा रखा बहुत बार, इसलिए क्योंकि सब जगह बचे और मैं टेबल और क्वेश्चन को एक साथ दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। ठीक, चलिए भाई, नीचे चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो यहाँ से चौथे अक्षर के, तो के को छोड़ करके हम लोग दाएं चलेंगे तीसरे अक्षर के पास। तो ये हो गया पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरे अक्षर के पास आ गए, डी के पास। ठीक है, यानी अभी हम कहाँ आ गए सर? इस डी के पास आ चुके हैं। फिर बोला गया ऊपर दूसरा अक्षर, यानी कि देखिए ऊपर जो ये जाइएगा दूसरा, तो जो तीसरा अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, तो के इसको छोड़ के काउंट करिए, 1 और ये 2, यानी डी के पास आप आ गए हैं। यानी आप कहाँ आ चुके हैं सर? यहाँ डी के पास आ गए हैं। ठीक है, अब बोला गया है ऊपर दूसरा अक्षर के वामावर्त। अच्छा देखिए यहाँ पे पूरा अगर अच्छे से देखिए, वामावर्त चलना, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है साहब, हमें यहाँ से कहाँ चलना? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन पे चलना। ठीक है, क्लॉकवाइज बोलता तो हम ऐसे चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं, जैसे भी ये चलना होता कंडीशन, बस मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया, ऐसे चलेंगे।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो वामावर्त में चलना है, वामावर्त चलना है। चौथा अक्षर वामावर्त चलने पे चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ से वामावर्त चलिए, ये पहला अक्षर आ गया, ये दूसरा अक्षर आ गया, ये तीसरा अक्षर आ गया, ये चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर ए, यानी कि नंबरिंग में ए 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टेबल पे चलना होगा, जैसे कि ये कॉलम 3 का पंक्ति 2 हम लेते हैं, ये पंक्ति 2, तो कॉलम 3 का पंक्ति 2 यानी कि बी आ गया, ठीक है। बी लेटर पे अभी हम खड़े हैं, तो बी से अगर मुझे बोल देगा क्लॉकवाइज में चलते हैं तो चौथा अक्षर कौन सा? तो क्लॉक यहां से चलने पे, ठीक है, तो बी यानी कि पंक्ति 2 और कॉलम 3 के जो अक्षर है, अक्षर के वामावर्त का, सॉरी वामावर्त नहीं, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो चौथा अक्षर क्या होगा? तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, ऐसे चलेंगे भाई, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर इस तो क्लॉकवाइज हम ऐसे भी चल सकते हैं, तो ऐसे तब चलिएगा जब आपको ऐसा कोई कंडीशन क्वेश्चन में दे देगा, तब आपको ऐसे चलना होगा, या फिर ऐसे आपको तब चलना होगा। अगर कोई कंडीशन नहीं मिल रहा, डायरेक्ट चौथा अक्षर है, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पांचवा या छठा अक्षर ये, ठीक है। तो वो आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन में दे ही देगा कंडीशन की आपको यहां से ऐसे चलिएगा क्लॉकवाइज, या फिर आपके मन में जो डाउट है मुझे पता है, या फिर ऐसे आपको चलना, वो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन रहेगा, वो आप ऑटोमेटिक वहां से चल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 भी देख लीजिए, इसी का टेबल का है। पंक्ति 3 के बीच के अक्षर पर, पंक्ति 3 ये हो गया, इसका बीच का अक्षर अगर देखें तो भाई ये ई हो गया, ठीक है। तो पंक्ति 3 के बीच के अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर के ऊपर, उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, इसका दूसरा अक्षर ऊपर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? ये सी के पास आ जाएंगे। अब यहां तो बोला गया घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमिए, विपरीत दिशा में घूमना यानी कि इस डायरेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। विपरीत डायरेक्शन में घूमते हुए पहले ए पर पहुंचे, तो यहां से चलते हैं हम लोग, चलिए यहां से हम लोग चलते हैं इस प्रकार से। पहला ए आता है कहां पे? तो ये यहां पे आ चुका पहला ए, यानी हम यहां पे आ चुका। अभी तक इस रास्ते पे चलने पे हमें पहला ए यही मिला है ना भाई? पहला ए यही मिला है, यहां तक हम लोग आ गए। पहुंचने पर उस अक्षर के नीचे विकर्ण, तो इसका जो विकर्ण होगा भाई ये वाला विकर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए विकर्ण आपको पता है, लेकिन कहां तक जाना है? नीचे विकर्ण का दूसरा अक्षर बोला, तो इस अक्षर का दूसरा अक्षर ये डी आ गया है आपके पास, ठीक है। दूसरा अक्षर कौन सा होगा? डी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नंबरिंग में 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए आज के सेशन में। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7th में क्या बोला गया है? कौन सा पंक्ति में 2 युग्म, देखिए यहाँ पे समझना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। क्या बोला गया? सबसे पहले देखिए एक वर्ड है युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब कि कपल, जैसे कि ए और ए एक युग्म हो गया, ये एक युग्म होगा, ठीक है, ये एक युग्म हुए। लेकिन यहाँ बोला गया 2 युग्म, तो 2 युग्म में जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, 2 कपल हो गए, या सी डी 2 युग्म होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्या गलती होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस पंक्ति में 2 युग्म अक्षर पाया गया है, उनमें बीच से अक्षर के सबसे नीचे अक्षर कौन सा होगा? तो चलिए एक एक पंक्ति में हम लोग चेक करते हैं। ये आपका रो 1 है, इसमें देखिए तो यहाँ पे 3 ए है भाई, हमें युग्म देखने हैं 2 युग्म के, ठीक है, सॉरी मतलब कि 2 युग्म हमें देखने, यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ पे ये युग्म हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलिए ये तो पहला रो में, और ऐसा 2 युग्म कहीं बन रहा है, यहाँ पे एक आप मान लीजिए, चलिए इसको ले लिए एक युग्म, बाकी एक और ए यहाँ पे होना चाहिए था। यानी ऐसे क्वेश्चन में बोला गया ए या बी इसके बीच का एक अक्षर होगा, या फिर ऐसे भी बन सकता था ए और एक ए, तो 2 युग्म बन गया ना। देखिए एक युग्म हो गया, ये 2 युग्म, इसके बीच का अक्षर, एक युग्म, ये 2 युग्म हो गया, इसके बीच का अक्षर, उसके बीच के अक्षर से सबसे नीचे अक्षर में आपको आ जाना, जैसे कि सी और ये डी, तो एक युग्म हो गया, एक युग्म, इसके बीच का जो अक्षर होगा उसके सबसे नीचे में आपको चले आना। समझ में आ रहा ना क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो रो 1 में ऐसा कहीं आपको नहीं मिला। चलिए रो 2 में देखते हैं। इस रो में, तो इस रो में देखिएगा तो सी डी ई बी ए कहीं नहीं है भाई, युग्म तो यहाँ बन ही नहीं रहा। इसमें देखिएगा सी एक युग्म आपका बन गया है ये, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक और युग्म बन गया डी, इसके बीच का अक्षर, ये रहा बीच का अक्षर, है ना, इसके बीच से अक्षर के सबसे नीचे अक्षर, इसका सबसे नीचे अक्षर क्या है दोस्त? बी है, यानी बी इज द राइट आंसर। बाकी आप इस टेबल में और ऐसा आपको युग्म नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, रो 3 तक हमने देख लिया था।
इसमें देखिए कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसमें देखिए तो यहाँ पे बी एक युग्म के, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसमें देखिए क्या मिल रहा, बी और बी और बीच में एक अक्षर, तो यहाँ पे ये एक युग्म हुआ, बी बी है ना, बी बी एक युग्म हो गया दोस्त, इसके बीच आपको एक अक्षर मिल रहा। तो अगर यहाँ पे दो युग्म नहीं लिखा हुआ रहता, दो युग्म की जगह केवल रहता युग्म लिखा हुआ, यानी एक युग्म की बात हो रही है, ऐसे ये अभी आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन भी, तो ये आप इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपको दो युग्म यानी कि ये एक युग्म हो गया, एक युग्म और हो गया, इसके बीच का ये अक्षर, ठीक है। समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये युग्म वाला, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाएंगे अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन लीजिए, जो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये वो मैंने क्लियर कर दिया आप तो। वैसे देखिए स्तंभ 5 में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए वर्ड में, स्तंभ 5 में युग्म लिखा हुआ, यानी कि केवल जोड़े होंगे, पेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है। पेयर के लिए क्या चाहिए, दो पेयर होना चाहिए, ऐसे ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए। जैसे इसमें आपको बी बी मिल गया तो इसके बीच का अक्षर, तो यहाँ पे भी अगर यहाँ वर्ड लिखा हुआ रहता कि पंक्ति की कौन से पंक्ति में युग्म के बीच का जो अक्षर है, तो ये आप इसको कंसिडर कर सकते थे तब, लेकिन वहां बोल दिया गया था दो युग्म के बीच जो अक्षर मिलेगा उसके सबसे नीचे आपको जाने हैं। चलिए इसको पढ़िए, क्वेश्चन 8, स्तंभ 5 में युग्म अक्षर के बीच जो, स्तंभ 5 को आने पहले ये 5 है, ठीक है, स्तंभ 5 ये हो गया। अब इसमें पहले युग्म खोजिए, ये डी, यहाँ ए डी ये रहा, देखिए एक ये युग्म मिल गया, इसके बाद और कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, देखिए बी ई है, नहीं है, यानी एक डी मिल गया, एक डी मिल गया है, ये आपको युग्म मिल गया ना, एक युग्म है ना भाई, ये युग्म है, पेयर है। तो स्तंभ 5 में युग्म अक्षर के बीच जो अक्षर, ये बीच में ये अक्षर ए है, बीच जो अक्षर प्राप्त होता है बाई की ओर बढ़ते हुए, बाई की ओर बढ़िए, इस प्रकार से बाई की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर कौन सा, बाई की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो सी होगा, ठीक है। तो ये युग्म, दो युग्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा। क्वेश्चन क्या था, स्तंभ 5 में युग्म अक्षर के बीच, युग्म अक्षर ये है, यही ना पेयर में है अक्षर, और इसके बीच का अक्षर कौन है, ये हो गया, बीच जो अक्षर प्राप्त होता है बाई की ओर बढ़ते हुए, तो बाई की ओर बढ़ेंगे भाई और अंतिम अक्षर सी मिलेगा हमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, पंक्ति 1 से शुरू करके, ठीक है, अक्षर ए तक चले, पंक्ति 1 से शुरू करके, यानी ये पंक्ति 1 से शुरू करना है, पंक्ति 1 से शुरू करके अक्षर ए तक चलना है, अक्षर ए तक हम चल गए, ठीक है, पंक्ति 1 से शुरू करके अक्षर ए तक चल लिए, फिर विकर्णता अंतिम अक्षर बी तक चले, फिर इसके विकर्ण में चलिएगा कहाँ तक, जहाँ पे बी मिलेगा, चलिए यहाँ तक हम चल लिए, अंतिम अक्षर बी तक चले। सबसे कम आवृत्ति वाला अक्षर कौन सा, देखिए तो यहाँ पे जो आया आपका यहाँ से यहाँ तक में सबसे कम आवृत्ति कौन आया, किसकी आवृत्ति है सबसे कम, बताइए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लेटर क्या है आपका, ई है, ई यहाँ पे एक बार आया है, इसके बाद ई आपको एक बार यहाँ मिला है, ई आपको 2 बार यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बी देखिएगा तो यहाँ पे बी आपको 2 बार मिल गया है, एक यहाँ पे बी है, यानी बी 2 बार है। बोला क्या गया है बोला क्या गया, सबसे कम आवृत्ति खोजना, सी देखिए तो यहाँ पे सी भी, यहाँ पे भी है, यहाँ भी 2, सी तो भाई 3 बार आ गया है। डी देखिए तो यहाँ पे डी आपका केवल और केवल 1 बार है, और एक ये ए है आपका, ये ए भी देखिएगा तो केवल 1 ही बार है, ठीक है, ए, यानी सबसे कम आवृत्ति वाला कौन हो गया, डी और ए हो गया, डी और ए सबसे कम आवृत्ति वाला मिल गया आपको अक्षर, डी और ए सबसे कम आवृत्ति वाला अक्षर है, 2 है ना भाई, दोनों का आवृत्ति कितना 1-1 है, तो दोनों हम लोग लेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा है वो आवृत्ति वाला अक्षर, कम आवृत्ति वाला अक्षर डी और ए है। यदि ऐसे एक से अधिक अक्षर मौजूद है, बिल्कुल एक से अधिक अक्षर है, ए और डी है, तो उनमें से वन क्रमानुसार अंतिम अक्षर क्या होगा, वन क्रमानुसार यानी कि अल्फाबेटिकल में अंतिम अक्षर क्या होगा, तो पहले ए होगा, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, अंतिम अक्षर डी होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन यही टेबल का है, देखिएगा यहां पे रिप्लेस कर देना, देखिएगा सभी ए को बी से रिप्लेस करना है, बी को सी से करना है, व सी को ए से करना है, बदल देना। यानी ये जो टेबल में आप जो देख रहे हैं ना, ये जो बी है, इस बी को सी लिख देना है, और इसको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सी को, यहाँ पे सी को क्या लिख देना, बी, ठीक। उसी प्रकार ए को बी लिख देना, ये जो ए है यहाँ पे बी लिख देना है, ये जो बी देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये क्या करना है, सभी बी से व सभी सी को बदल देना। मतलब ये आपको करना नहीं है टेबल में इतना, आपको बस ये समझ के रखना है, ए को बी से रिप्लेस करना है, ए को बी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ए के जगह बी लिखेंगे, बी को हम सी से रिप्लेस करेंगे, बी के जगह हम सी लिख देंगे, और सी को हम ए लिख देंगे, सी को हम ए लिख देंगे, ठीक है। पंक्ति 2 में चलिए, पंक्ति 2 यानी इस पंक्ति की बात हो रही है, चलिए ठीक है, पंक्ति 2 में चलेंगे हम लोग।
आगे पढ़िए, पंक्ति 2 में अक्षर सी के ऊपर, तो भाई पंक्ति 2 में अगर देखिएगा, इस पंक्ति में सी के अक्षर को बात कीजिएगा, पंक्ति 2 में अक्षर सी, तो भाई इसमें सी तो आपको यहां मिलेगा, लेकिन ये सी को क्या किया गया, देखिए यहाँ पे सी को तो ए से बदल दिया गया है, और यहाँ पे सी एग्जैक्ट कौन है, बी है, यानी है ना, बी को सी से बदला गया ना भाई, देखिए ए को बी से बदला गया, बी को सी से बदला गया है, और सी को ए से बदल दिया, यानी ये जो सी है ये आपका ए है, और ये जो आपका बी है वो आपका सी से बदल, यानी कि बी आपका ये सी है, अब ये यहाँ पे बी नहीं है, ये सी है। तो पंक्ति 2 में अक्षर सी के, यानी अक्षर सी का ऊपर, ये हो गया ऊपर, ऊपर के अक्षर के बाईं ओर दिखाई देने वाला अक्षर कौन सा, इसके बाईं ओर दिखाई देने वाला अक्षर कौन है, ये बी है, लेकिन बी को किससे रिप्लेस कर देना, सी से, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सी दिखाई देगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया दोस्त, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको, यहां समझिए कि ए को जहां लिखा हुआ वहां पे आपको बी लिख देना है, देखिए ए को बी से, बी को सी से, जहां बी लिखा हुआ है वहां पे सी लिख देना है, और जहां सी लिखा हुआ वहां पे ए लिख देना, ठीक है, सी के जगह आपको ए लिख देना। पंक्ति 2 में सी के पास जाना है, अक्षर सी, पंक्ति 2 में ये है आपका सी के पास, ये है, आप बोलिएगा तो ये सी नहीं है भाई, क्योंकि आपको बोला क्या गया है, बोला ये गया है जो सी है वो अब आपका ए बन जाएगा, ए से चेंज हो जाएगा, तो भाई सी कौन होगा, बी को सी से चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो बी है अब वो सी होगा, यानी कि ये आपका सी हो गया, यानी कि ये सी है। तो पंक्ति 2 में अक्षर सी, तो इस सी के ऊपर अक्षर, सी के ऊपर के अक्षर के बाईं ओर देखने वाला अक्षर कौन सा, इसके बाईं ओर देखेंगे तो कौन सा अक्षर, बी दिख रहा है, लेकिन बी को रिप्लेस किससे कर दिए, सी से, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, सी दिखेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। पंक्ति 1 से शुरू कर, पंक्ति 1 से शुरू करेंगे, दाएं अंतिम अक्षर तक चले, दाएं अंतिम अक्षर तक चले, यहाँ ए तक, फिर विकर्णता दूसरे अक्षर तक, यहां से फिर विकर्णता हम लोग दूसरे अक्षर पे आ गए ई के पास, और वापस पुनः जहां से प्रारंभ किए, चलिए वहीं पे आ गए वापस, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, वहां आ गए। तो इस पथ में मध्य अंक कौन सा होगा, तो देखिए मैंने ये बताया था, जैसे कि देखिए ये आपका ट्राइंगल बना, अच्छा कितना अक्षर यहाँ पे यूज हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर। इस भुजा में कितने यूज किए गए हैं, 1 2 3, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर देखिएगा तो 1 2 3, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये तो 3 है, यानी टोटल कितने अक्षर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे क्या बोला गया है, तो इस पथ में मध्य अंक बताना, तो भाई देखिए 1 2 3, तो इसका मध्य अंक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका मध्य अंक 3 हो जाएगा इधर, तो यानी ऑड संख्या में आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, 3 इधर बीच में ये हो गया। लेकिन अब अगर आपको इसमें बोल दे मध्य अंक फाइंड आउट करना, तो इसमें कैसे फाइंड आउट करिएगा, 2.5, तो इसमें अक्षर कौन सा होगा अंक, तो देखिए यहां पे अगर आप देखिएगा तो कंसेप्ट को समझिए, ये यहाँ पे कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है। इधर कितना लेटर अगर देखिएगा तो 3 लेटर है, 1 2 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर। इधर भी देखिएगा 1 2 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज से आपको बोला गया था शीर्ष से जब एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो त्रिभुज को दो, यानी कि जिस आधार पे बेस में खींचेंगे उस आधार को दो बराबर भाग में बांट देती है, 2.5 2.5। तो यहां से आप शीर्ष से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये बीच वाला अक्षर ये होगा, यानी ये क्या हो गया, यानी ये वाला अक्षर, यानी क्या हो गया आपका ये वाला अक्षर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। यहां से भाई लंब खींचिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने थ्योरेटिकल क्लास में दे रखा, तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी आपके लिए, ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो वो थ्योरेटिकल क्लास देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल क्या बोला गया, कॉलम 5 के पंक्ति 3, कॉलम 5 ये है और पंक्ति 3 ये हो गया, ठीक है। कॉलम 5 और पंक्ति 3 यानी कि डी की बात हो रही है, यानी कि हम इस लेटर पे आ गए हैं, ठीक है सर। फिर क्या बोला गया है, पंक्ति 3 के अक्षर के तत्काल बाएं, तत्काल बाएं अगर बात की जाए तो तत्काल बाएं ये बी हो गया, ठीक है। तत्काल बाएं अक्षर के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे इसका ई हो गया, ठीक नीचे के अक्षर के बाईं ओर के अक्षर के, इसके बाईं ओर के अक्षर के ऊपर से अक्षर के ऊपर से दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर ये दूसरा अक्षर बी इज द राइट आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन बोला गया कॉलम 5 के पंक्ति, कॉलम 5 ये रहा आपका कॉलम 5 पंक्ति 3, ये हो गया पंक्ति 3 यानी डी अक्षर हो गया ये। तो पंक्ति 3 के अक्षर के तत्काल बाएं ये बी हो गया। तत्काल बाएं अक्षर के ठीक नीचे का अक्षर ये हो गया। फिर इसके बाईं ओर के अक्षर, फिर बाईं ओर का अक्षर ये हो गया। इसके ऊपर से दूसरा अक्षर आपको देखना, पहला अक्षर दूसरा अक्षर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग जो है हिडन क्यूब पढ़ेंगे और ये ब्रीक टेस्ट का पूरा 50 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।